मेरा नाम हैरी है। मैं अमेरिका के कैलिफोर्निया के एक छोटे से गांव सेंट्रल एले फार्मलैंड में रहता था। ये कहानी तब की है जब हमारे खेत में बाजरे की फसल उगी थी। बाजरे की फसल के समय हमेशा किसान लोग खेतों में ही रहा करते थे, क्योंकि खेतों में बाजरे के अलावा सोयाबीन, मक्का और मूंगफली की भी फसल होती थी। और गांव के खेतों से जंगली सुअरों और जंगली हिरणों का बड़ा आतंक था। ये जंगली जानवर फसलों को अक्सर बर्बाद कर दिया करते थे। खेत की रखवाली के लिए अक्सर मेरे फादर ही जाया करते थे। एक बार उन्हें गांव के बाहर दूसरे गांव जाना था और वो उस गांव से सिर्फ अगले दिन ही वापस आ सकते थे, क्योंकि वो गांव दूर था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आज तुम्हें खेतों पर रुकना है और खेत की रखवाली करनी है। मुझे इस चीज़ से काफ़ी नफरत थी, रात को खेत में रखवाली करना। वैसे भी मैं नहीं करता था। मैं कभी खेत पर रहता नहीं था। मैं खेत में सिर्फ दिन में ही जाता था। मुझे रात में थोड़ा डर भी लगता था। खैर, मुझे जाना तो था ही। मैं शाम को ही खेत चला गया और शायद जो लोग गांव में रहे हों उन्हें पता हो कि गांव में अक्सर खेतों के बीच में 4 डंडे गाड़कर उन 4 डंडों पर एक छत बनाया जाता है, और हमारे यहाँ इसे डोम कहते हैं, जिन पर आप पूरे खेत पर नज़र रख सकते हैं और उस पर आराम कर सकते हैं। वैसे तो गांव के और भी लोग खेत में रात में रखवाली का काम करते थे, पर हमारा खेत गांव से दूर था। हमारा खेत काफ़ी बड़ा था, जिस वजह से खेतों के बीच में होने पर भी खेत से बाहर निकलने में ही 10 मिनट लग जाते थे। मेरे खेत के आसपास बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ थे। रात के समय जब तेज़ हवा चलती और चांद की रोशनी होने पर वो पेड़ मानो ऐसे लगते हैं कि जैसे कोई बड़ा राक्षस नींद से उठ गया हो। मेरे खेत का कुआं उन्हीं पेड़ों के पास में था, जिस वजह से मुझे थोड़ा और डर लग रहा था। इस वजह से मैंने रात होने से पहले ही अपने पीने का पानी भर लिया। मैंने अपने पास एक बड़ा सा लकड़ी का डंडा रख लिया ताकि अपनी सुरक्षा की जा सके। रात का समय हो गया था। उस दिन आसमान साफ था, चांद की रोशनी भी थी, जिससे आसपास थोड़ा बहुत देखा जा सकता था। मैंने अपने ऊपर एक चादर ओढ़ रखा था। मौसम ठंडा था और मुझे ठंड लग भी रही थी, पर मैं सोया नहीं था। मैं जाग रहा था और मैं आसपास आसमान को ही देख रहा था। थोड़ी देर बाद तेज हवाएं चलने लगी। आसपास के पेड़ साए साए की आवाज़ करते हुए हिल रहे थे। चांद की रोशनी में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई बड़ा राक्षस जिसकी तोंद बाहर निकली हुई हो और जिसके हाथ में एक बड़ा सा कांटेदार भाला हो। वो बहुत ही कोशिश करने के बावजूद भी मेरी ओर नहीं बढ़ पा रहा हो। मैं बस यही सब सोचकर अपना समय गुजार रहा था। मुझे हल्का डर भी लग रहा था, पर इतना भी नहीं कि मैं डर कर घर ही भाग जाऊं। बाजरे की फसल बड़ी हो चुकी थी, इतनी बड़ी हो चुकी थी कि खेत के अंदर होने पर बाहर का देख पाना मुमकिन नहीं था। मैं खड़ा हुआ और खेत के बीचों बीच बने अपने डोम से पूरे खेत को देखने लगा। सब तरफ शांति थी। आसपास कोई नहीं था सिवाय कुछ झींगरों और चूहों के। झींगरों की आवाज़ में थोड़ा डर लग रहा था। वैसे तो मैंने कभी भी झींगरों पर इतना गौर नहीं किया, पर आज पता नहीं क्यों मैं रह रह कर उनकी आवाज़ें सुन रहा था। एक अजीब सा डर था उन आवाज़ों में। थोड़ी देर बाद मैं सोने जा रहा था, पर जैसे ही मैं सोने गया, मुझे थोड़ी दूर बाजरे के खेत में कुछ हिलने की आवाज़ आने लगी।
मैंने अपना डंडा उठाया और डोम से नीचे उतरकर उस ओर जाने लगा। मुझे पता था कि ये ज़रूर कोई जंगली सुअर या फिर कोई हिरण होगा जो पास ही के जंगल से आया था। हमारा खेत जंगल के बिल्कुल बगल में था। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगा जहाँ पर वो जानवर था। अब मैं उस जगह पर था जहाँ पर से बाजरे के हिलने की आवाज़ आ रहे थे। वहाँ पर कोई जानवर नहीं था। वहाँ पर मैंने देखा कि कई सारे बाजरे के पेड़ों को रौंदा गया था और वहाँ रौंदने के निशान खेतों के बाहर की ओर जा रहे थे। मैं धीरे धीरे उस ओर बढ़ता रहा जिस ओर वो रौंदने के निशान जा रहे थे। धीरे धीरे मैं जंगल की ओर बढ़ता रहा, पर मुझे डर नहीं लग रहा था बल्कि बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उस जानवर की वजह से हमारे खेत का काफ़ी नुकसान हो चुका था। मैं अपने खेत से बाहर निकल चुका था। अब मैं जंगल की सीमा पर था। मैं जंगल की सीमा पर खड़ा था जहाँ से आगे काफ़ी बड़ा और घना जंगल था और मेरे पीछे मेरा खेत और मेरा गांव था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ खड़ा क्यों हूँ। मुझे वापस अपने खेत में लौट जाना चाहिए, पर एक अजीब सी शक्ति मुझे उस जंगल की ओर बुला रहे थे। मैं धीरे धीरे उस जंगल की ओर बढ़ता चला गया। मेरे पैर अपने आप चल रहे थे। मेरा खुद पर कोई नियंत्रण नहीं था, पर धीरे धीरे मैंने अपने आप पर काबू पाया। मैंने उन निशानों का पीछा किया और एकदम से मेरी सांस थम गई। मैंने देखा कि मुझसे थोड़ी ही दूरी पर एक मरा हुआ हिरन पड़ा था, जिसके पास एक लंबा और पतला सा कोई बैठा था जो उस हिरन को पकड़े था। वो उस हिरन को फाड़ रहा था अपने नाखूनों से। उसने उस हिरन को खाना शुरू कर दिया। 2-3 सेकंड्स तक तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि हो क्या रहा है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, पर यह कोई सपना नहीं था, हकीकत मेरे सामने थी। मैं अब अपने कदम पीछे बढ़ाने लगा। मैं हर कदम फूंक फूंक कर चल रहा था। मैं उसे पता नहीं लगने देना चाहता था कि मैं यहाँ हूँ। वो अभी भी उस हिरन को खाने में ही बिजी था। पीछे बढ़ते हुए अचानक से मेरा डंडा नीचे गिर गया और एक आवाज़ हुई, जिससे सुनकर वो उठ खड़ा हुआ और उसके हाथ में हिरन का सिर था, जिसने उसे दूर फेंक दिया और इधर उधर देखने लगा। तब तक मैं भी एक पेड़ के पीछे छुप गया था। मेरी सांसें फूल रहे थे, पर मैंने अपने मुंह पर अपना हाथ रख रखा था। मैं धीरे धीरे वहाँ से जाने लगा, पर वो मुझे देख चुका था। मैंने भी अब उसे देखा। वो मुझसे बहुत ज़्यादा लंबा था। उसकी आंखें लाल थी, जिनसे देखते हुए मैं उनमें वशीभूत होने लगा, पर मैंने खुद पर काबू पाया। वो एक लंबा 2 सींग वाला शैतान था। वो मेरी ओर आने लगा। मैं भी अब अपनी पूरी रफ्तार से वहाँ से भागा, पर मैं जंगल के कई अंदर था और उस समय चांद की रोशनी मुझे थोड़ा रास्ता दिखा रहे थे। वो शैतान गुर्राया। उसकी गुर्राहट पूरे जंगल को हिला कर रख दी। वो भी मेरी तरफ तेजी से बढ़ रहा था, पर मेरी किस्मत अच्छी थी। मैं जंगल से बाहर आ गया, पर वो अब भी मेरे पीछे ही था। मैं बहुत तेजी से भागा और भागते हुए 2 लोगों से टकरा गया। वो मेरे अंकल ब्रायन और निकोलस थे। वो मेरे फादर के काफ़ी अच्छे दोस्त थे और उनका खेत हमारे खेत के पास में ही था। उन्होंने कहा, तेरे पापा ने हमसे कहा था कि रात में तुझे और खेत को देख कर आए, पर तू इतना हाफ क्यों रहा है और तू भाग कहाँ से रहा है? मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ पर अब कोई नहीं था।
वो जो भी था गायब हो चुका था। मैंने उन्हें सारी बात बताई। मैंने उन्हें वो जगह भी दिखाई जहां बाजरों के रौंदे जाने के निशान थे। सुबह होने पर मैं उन्हें उस जगह ले गया जहां पिछली रात मैंने उस शैतान को देखा था। वहां पर हिरन की लाश पड़ी थी। गांव वालों ने मुझसे कहा, देखो, शायद कोई जंगली जानवर होगा, भेड़िया होगा, जिसने इस हिरन को मारा है। तुमने रात को उस जानवर को देखा होगा। मैं जानता था कि वो लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, पर मैंने जो देखा वो एकदम सही था। सभी गांव वाले वहां से जाने लगे। मैं भी उनके पीछे गांव वापस जा रहा था। वो लोग मुझसे थोड़ा आगे निकल गए। मुझे तभी एक हल्का सा हवा का झोंका छू कर निकला। उस झोंके में मैंने उसी रात वाले डर को अनुभव किया। मैं तेजी से भागकर गांव वालों के साथ शामिल हो गया। मुझे नहीं पता वो कौन था और वो कहाँ चला गया, पर वो चाहता तो बड़ी आसानी से मुझे मार डालता या फिर नुकसान तो पहुंचा ही सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। शायद वो बस मुझे डराकर उस जंगल से दूर रखना चाहता था। शायद उसे जंगल में लोगों का दखल देना पसंद नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। वाराणसी की संकरी गलियों में, जहां गंगा की धारा धीमी गति से बहती है, एक कुख्यात तांत्रिक वीरेंद्र नाथ रहता था। वो अपनी अलौकिक शक्तियों और मंत्रों के लिए जाना जाता था, लेकिन साथ ही अंधेरे जगत से किए गए सौदों के लिए भी वो बदनाम था। वीरेंद्र के आलीशान हवेली में डर का साया रहता था। कहा जाता था कि हवेली की दीवारों में चीखें कैद थे और फर्श पर काला जादू के प्रयोग के अवशेष बिखरे पड़े रहते थे। वीरेंद्र को एक शिष्य की तलाश थी जो न सिर्फ होनहार हो, बल्कि अंधेरे रास्तों पर चलने से डरे भी ना। वर्षों तक उन्हें कोई योग्य शिष्य नहीं मिला, लेकिन फिर एक रात उनकी तलाश खत्म हो गई। गिरीश, एक गरीब किसान का बेटा, अपने माता पिता के अकाल मौत के बाद दर दर भटक रहा था। वो भूखा प्यासा और गुस्से से भरा हुआ था। किस्मत से या फिर दुर्भाग्य से उसे वीरेंद्र की हवेली का पता चल गया। उसे लगा कि तांत्रिक शायद उसकी तकदीर बदल सकता है, उसे वो ताकत दे सकता है जिसकी उसे ज़रूरत थी। गिरीश हवेली के भव्य द्वार पर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद एक भयानक हंसी गूंजी और दरवाज़ा खुल गया। गिरीश ने अंदर झांका। एक लंबा दुबला आदमी खड़ा था जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये वीरेंद्र था। क्या तुम वही हो जो मेरा शिष्य बनना चाहता है? वीरेंद्र ने गर्जना की आवाज में पूछा। गिरीश ने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ गुरुजी, मुझे ताकत चाहिए, बदला चाहिए। वीरेंद्र ने एक खौफनाक मुस्कान बिखेरी। बहुत अच्छा, लेकिन शक्ति का रास्ता आसान नहीं है। इस रास्ते पर जाने के लिए बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ती है। क्या तुम तैयार हो? गिरीश ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। वो नहीं जानता था कि उसने अभी अभी अपनी आत्मा के साथ एक भयानक सौदा किया है। वीरेंद्र ने उसे अंदर बुलाया और शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। गिरीश तांत्रिक विधा की गहरी खाई में उतर चुका था। अब उसे ये पता करना था कि इस रास्ते का अंत कहाँ होगा। मगर वीरेंद्र जानता था कि वो किस कुएं में उतर चुका है। वीरेंद्र की हवेली में रहना गिरीश के लिए एक परीक्षा से कम नहीं थे। वो कठोर,
बहुत ही शासन वाला आदमी था। वीरेंद्र ने उसे जड़ी बूटियों को पहचानना, मंत्रों का उच्चारण करना और अलौकिक शक्तियों को जगाना सिखाया। धीरे धीरे गिरीश में बदलाव आने लगा। वो एक कमजोर किसान के बेटे से एक तांत्रिक विधा में निपुण युवक बन चुका था। लेकिन इस ताकत की एक भयानक कीमत थी। गिरीश को रातों रात कब्रिस्तान में जाना पड़ता था, वहाँ पूजा पाठ करना पड़ता था और कभी कभी तो जानवरों की बलि भी देनी पड़ते थे। वो जितना गहरा तांत्रिक विधा में उतरता गया, उतना ही उसका दिल अंधेरे की तरफ खींचता चला गया। एक रात हवेली के तहखाने में वीरेंद्र एक जटिल अनुष्ठान कर रहे थे। वो एक आत्मा को बंधन में लाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे वो सबसे ताकतवर शिष्य बनाने के लिए इस्तेमाल में करना चाहते थे। गिरीश को एहसास हुआ कि यह अनुष्ठान बहुत ही खतरनाक है। अनुष्ठान के दौरान कुछ गलत हुआ। वीरेंद्र के नियंत्रण से ये सब बाहर हुआ और आत्मा उनके ऊपर ही हावी हो गई। वो चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े। गिरीश सहम गया। वो नहीं जानता था कि क्या करे। तभी आत्मा ने गिरीश की तरफ देखा। उसकी आवाज़ गहरी और खौफनाक थी। मुझे मुक्त करो, उसने कहा, और मैं तुम्हें वो ताकत दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। गिरीश असमंजस में था। वो वीरेंद्र को बचाना चाहता था, लेकिन आत्मा का प्रलोभन भी बहुत ही लुभावना था। आखिरकार उसने फैसला किया। वीरेंद्र को बचाने के बजाय उसने मंत्रों का उच्चारण किया और आत्मा को और भी मजबूत बना दिया। उसे लगा कि अगर वो आत्मा को अपना दोस्त बना ले तो वो अपना बदला ले सकता है। इस फैसले के साथ गिरीश ने अपने गुरु के साथ ही साथ अपनी आत्मा को भी धोखा दे दिया। अब वो एक शक्तिशाली तांत्रिक बन चुका था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ बदले की आग जल रहे थे। कुछ दिनों बाद वीरेंद्र नाथ कोमा से बाहर आए, लेकिन वो पहले जैसे नहीं थे। आत्मा ने उन्हें कमज़ोर बना दिया था। गिरीश ने अब वीरेंद्र को आसानी से नियंत्रण कर सकता था। गिरीश ने वीरेंद्र की शक्तियों का इस्तेमाल कर अपने दुश्मनों को ख़त्म करना शुरू कर दिया। वो गांव का आतंक बन गया। लोगों को पता नहीं चल रहा था कि उनके पीछे कौन है, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है। जैसे ही गिरीश की ताकत बढ़ी, वैसे ही उस आत्मा का प्रभाव भी बढ़ता गया। धीरे धीरे गिरीश को एहसास हुआ कि वो आत्मा का गुलाम बन चुका है। अब वो गिरफ्त में था। वो उस ताकत को खोना नहीं चाहता था, लेकिन वो ये गुलामी भी सहन नहीं कर सकता था। वो फंस गया था शक्ति और अंधेरे के जाल में। उसे अब एहसास हो रहा था कि शायद उसने एक बड़ी गलती कर दी है। गिरीश फंसा हुआ था, ताकत के जाल में जकड़ा हुआ और एक क्रूर आत्मा का गुलाम बन चुका था। रातें उसे सताती थी। भयानक सपने आते थे जिनमें वीरेंद्र की कमज़ोर आवाज़ें गूंजती थी और आत्मा की खौफनाक हंसी गूंजा करती थी। गांव में अजीब घटनाएं घट रहे थे। अचानक बीमारियां फैल रहे थे, फसलें बर्बाद हो रहे थे और बेवजह मौतें हो रहे थे। गांव वालों को शक होने लगा कि कोई तांत्रिक अशुभ शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। कुछ बड़े लोगों ने गांव के बाहर जंगल में रहने वाले एक संत के बारे में बताया। वो मानते थे कि संत के पास बुरी शक्तियों को दूर भगाने की शक्ति है। गिरीश को लगा कि शायद संत ही उसे इस जाल से निकालने में मदद कर सकता है। हालांकि वो जानता था कि संत के पास जाने का मतलब वीरेंद्र और उस आत्मा को धोखा देना होगा। एक अंधेरी रात
गिरीश ने वीरेंद्र को गहरी नींद में सुला दिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और खतरनाक था, लेकिन गिरीश के पास और कोई चारा नहीं था। आखिरकार वो जंगल के बीचों बीच स्थित एक छोटी सी कुटिया में पहुंच गया। कुटिया के बाहर एक बूढ़ा संत शांत भाव में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गिरीश घबराते हुए उसके सामने खड़ा हो गया और उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। संत ने ध्यान से सुना और फिर कहा, तूने एक भयानक रास्ता चुना है बेटा, लेकिन अभी भी उम्मीद है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इस रास्ते में बहुत सारी चुनौतियाँ होंगी। गिरीश ने सिर हिलाया, मदद के लिए आतुर। संत ने उसे बताया कि आत्मा को वश में करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिसके लिए दुर्लभ जड़ी बूटियों और मंत्रों की आवश्यकता होगी। अगले कुछ दिन जंगल में गिरीश के लिए कठिन परीक्षा बन गए। संत ने उसे सब कुछ समझा दिया। उसे शुद्ध मन और मजबूत इच्छा शक्ति विकसित करने के लिए कहा। धीरे धीरे गिरीश में आत्मविश्वास लौटने लगा। आखिरकार अनुष्ठान का दिन आ गया। संत के मार्गदर्शन में गिरीश ने जटिल मंत्रों का उच्चारण किया और जड़ी बूटियों को आग में डाला, जिसके बाद संत ने गिरीश की ओर देखा और फिर कहा, देखो, हमसे जो हो सकता था हमने किया, मगर अब उस आत्मा को एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो शायद हम नहीं कर पाएंगे। तो इस पर गिरीश ने पूछा कि कैसी चीज़ बाबा? तो इस पर संत ने कहा, हमें एक इंसान की बलि देनी होगी। ये सुनकर गिरीश थोड़ा घबरा गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। जिसके बाद संत ने कहा, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो यह आत्मा, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है, वो पूरे गांव को ख़त्म कर देगी। मासूम बच्चे, औरतें, सब लोग मारे जाएंगे। एक इंसान की बलि या फिर पूरे गांव की बलि। गिरीश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर एक बलि ज़रूरी थे। जिसके बाद संत ने कहा, क्या तुम इस अनुष्ठान को पूरा कर पाओगे? तो इस पर गिरीश ने कहा, नहीं, मगर आपके बगैर कैसे? तो इस पर संत ने कहा, ये चाकू उठाओ और मेरे सीने में उतार दो। ये सुनकर गिरीश घबरा गया, मगर संत ने बोलना जारी रखा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, कभी भी मैं मारा ही जाऊँगा। अगर मैं आज मरा इस बलि के लिए तो मैं पूरे गांव को बचा सकता हूँ। गिरीश ने वो चाकू उठाया। गिरीश जानता था कि उसे क्या करना है। उसने वो चाकू उठाया और संत के इशारे पर उसने वो चाकू उल्टा करके अपने ही सीने में उतार लिया। गिरीश वहीं गिर पड़ा। संत ने उसे सहारा देकर अपने गोद में सुलाया। तो फिर गिरीश ने मरते मरते कहा, बाबा, ये सब मेरी ही गलती है, इसलिए मरना भी मुझे ही चाहिए। बस मेरी यही इच्छा है। इतना कहकर गिरीश उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। उसके मरते ही वहाँ पर जैसे तूफान सा आ गया। हवाएं चलने लगी, पेड़ पौधे हिलने लगे और फिर एकदम से सब कुछ जैसे शांत हो गया। वो खतरनाक आत्मा वो जा चुकी थी। वीरेंद्र नाथ भी अब सही हो चुका था, मगर गिरीश वो मारा जा चुका था।